हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेलिस्ट ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने बानाक स्पेसेस के कुछ एग्जांपल्स देखे थे, यानी कि ऐसे सारे नॉर्म्ड स्पेसेस देखे थे जो कि बानाक स्पेस होते हैं। आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे नॉर्म्ड स्पेस का एग्जांपल देखेंगे जो कि बानाक स्पेस नहीं बनता। तो स्पेस है C01। C01 यानी कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस ओवर द इंटरवल 0-1, जिस पे नॉर्म कैसे डिफाइंड है, नॉर्म नोटेशन है नॉर्म 1, और डिफाइंड कैसे है कि कोई भी x आप उठाओगे C01 से, वो है क्या, एक कंटिन्यूस फंक्शन है ओवर द इंटरवल 0-1। तो उसका इंटीग्रल किस तरीके से डिफाइन है, इंटीग्रल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स टी डी टी फ्रॉम 0 to 1, यानी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकाल करके जो ग्राफ बन रहा है उसका इंटीग्रल 0 से 1 तक। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये एक बानाक स्पेस नहीं बनता। बानाक स्पेस नहीं बनता यानी कि इसमें कोई ना कोई एक ऐसी कॉची सीक्वेंस, एटलीस्ट एक कॉची सीक्वेंस हमें मिल जाएगी जो कि कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक है, तो वो कॉची सीक्वेंस का एग्जाम्पल आप लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है xn, लेट xn बी अ सीक्वेंस इन C01, जो कि किस तरीके से डिफाइंड है कि xn t की वैल्यू n होगी जब भी t 0 से 1/n² तक वेरी कर रहा है, और 1/n² के बाद इसकी वैल्यू होगी 1/√t। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये xn C01 में है, ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए इसको कंटिन्यूस होना होगा। तो xn कंटिन्यूस है, ये कैसे पता चला, आपको पता है कि 1/n, आपको पता है कि किसी भी n के लिए 1/n² तक तो आपकी वैल्यू n के इक्वली है, और 1/n² के बाद वो वैल्यू चेंज होके 1/√t हो रही है ना। तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है, और फिर 1/√t वाला जो फंक्शन होता है वो भी कंटिन्यूस होता है। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि √t फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, और जो भी वैल्यूज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है उनके लिए √t कंटिन्यूस होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है सॉरी, उनके लिए √t फंक्शन हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होता है, और 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए वो कंटिन्यूस है। और कोशेंट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है जब तक डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो हो। और क्योंकि ये डेफिनेशन 1/√t तब होती है जब t की वैल्यू 1/n² से बड़ी हो, जहाँ पे n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट है। तो t कभी 0 तो हो नहीं सकता, यानी कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर 0 से 1/n² तक ये फंक्शन कंटिन्यूस है, 1/n² से 1 तक ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हमको चेक करने की ज़रूरत केवल कहाँ पे, 1/n² पे, कि n² पे जो वैल्यू n है और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो दोनों सेम हो, ताकि जंप कोई भी ना हो कंटिन्यूस फंक्शन में। तो 1/√t क्या होगा, n² 1/n² के लिए n होगा, और वही वैल्यू हमारी LHS में है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है। यहाँ पे 1/n² पे कोई भी जंप नहीं है, तो यानी कि ये जो फंक्शंस हैं xnt एक कंटिन्यूस फंक्शन है फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो xnt हम लोगों ने ये तो शो कर दिया कि ये सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शंस है, इसीलिए जो सीक्वेंस है ये C01 में बिलोंग करती है। तो xnt C01 में कोई एक सीक्वेंस है। अब हमें शो ये करना है कि ये कॉची सीक्वेंस है, बट ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। कॉची सीक्वेंस शो करने का तरीका है एक तो बाय डेफिनेशन चलो, और एक ये कि आप ये प्रूफ कर दो कि नॉर्म ऑफ xn माइनस xm किन्हीं भी दो nm के लिए 0 को टेंड कर रहे हैं एज n एंड m टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे nm टेंड टू इन्फिनिटी तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, 0 को टेंड करे। तो वही चीज़ हम लोगों ने शो करनी है। पर ये आपको पता है कि किसी भी विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हम n और m दो नंबर्स ले रहे हैं उनमें से n बड़ा नंबर है m से, और ये केवल आपको पता है कि हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ये कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि n और m तो केवल हमारी दी हुई नोटेशंस हैं। तो जब भी n ग्रेटर देन m होगा, आपको पता है 1/m² क्या होगा, ग्रेटर देन 1/n² होगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 1/m² ग्रेटर देन 1/n² होगा। अब आप डिस्टेंस कंसीडर करो बिटवीन xn एंड xm। तो नॉर्म के हिसाब से डिस्टेंस क्या होगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xnt माइनस xmt dt, यही होगा। अब डेफिनेशन आपकी पहले 0 से 1/n² तक है, तो आपने 0 से 1/n² तक ब्रेक किया इस फंक्शन को, तो 0 से n² तक xnt की वैल्यू क्या होगी, n।
यही हम लोगों ने डिफाइन करा था, एक्स एन टी 0 से 1/n² तक होगी n। अब क्योंकि हमारा 1/n² 1/m² से भी छोटा है, तो 0 से n² तक एक्स एम टी की वैल्यू भी क्या होगी, m। ठीक है, तो n माइनस एम कैसे आया ये पता चल गया। इसके बाद क्या है, दूसरा ब्रेक हमने कहाँ से खा लिया है, 1/n² से 1/m² तक। अब आप 1/n² से आगे बढ़ गए हैं, 1/n² के बाद जो एक्स एन की डेफिनेशन है वो क्या है, 1/√t। तो इसीलिए एक्स एन टी की जगह 1/√t। लेकिन आप अभी 1/m² से पहले ही हो, यानी कि आप 1/m² के लेफ्ट साइड में ही हो अभी। 1/m² आपकी अपर लिमिट है, तो आप 1/m² तक ही मैक्सिमम गए हो, तो इसीलिए आपकी एक्स एम टी की वैल्यू क्या है, m। और फिर तीसरा ब्रेक कहाँ पे आया, 1/m² से n तक, 1 तक, तो वहाँ पे एक्स एन टी की वैल्यू भी 1/√t होगी और एक्स एम टी की वैल्यू भी 1/√t होगी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने इंटीग्रल किया है, तो ये है हमारे इंटीग्रल्स। अब देखते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना है। n माइनस एम जो हमारी वैल्यू है वो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, क्यों, क्योंकि हमने n ग्रेटर देन m कंसीडर करा है, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, यानी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी n माइनस एम ही रहेगी। और ये जो n माइनस एम है ये t के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि ये कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं, अंदर बचा केवल dt, है ना। अब ये सेकंड जो टर्म है, आपको पता है कि आप 1/n² से आगे तो आ गए हो और 1/m² से पीछे हो अभी, तो 1/n² तक जो एक्स एन की वैल्यू है 1/n² तक, तो 1/n² तक तो n रहेगी और उसके बाद डिक्रीज होनी शुरू होगी। और ऐसी जो एक्स एम की वैल्यू है वो 1/m² तक क्या रहेगी, 1/m रहेगी, और उसके बाद 1/t वैल्यू लेनी शुरू करेगी, है ना। और 1/√t जो है वो m के इक्वल कब होगा, 1/√t की वैल्यू कब m के इक्वल होगी, जब t की वैल्यू क्या होगी, 1/m² होगी। सही कहा मैंने, 1/√t, ये जो है ये 1/√t लेते हुए आ रहा है, ये जो है ये m चलते हुए आ रहा है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कब करेंगे, ये दोनों के दोनों मिलेंगे कब, यानी कि ये दोनों के दोनों कब इंटरसेक्ट करेंगे, ये दिखाने के लिए हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। और दोनों इक्वल होने की केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, जब t की वैल्यू क्या हो, 1/m² हो, तो यानी कि 1/m² तक ये जो 1/√t है ये ग्रेटर देन m रहेगा, तो यानी कि 1/√t 1/m² आने तक ग्रेटर देन m रहेगा, 1/m² आते ही वो m के इक्वल हो जाएगा, तो यानी कि इसीलिए ये वाली जो चीज़ है ये भी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इस इंटरवल में, 1/n² से लेकर के 1/m² तक के इंटरवल में ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यानी कि ये एब्सोल्यूट साइन यहाँ से भी हम हटा सकते हैं। एब्सोल्यूट साइन हटा दिया तो अंदर केवल क्या बचा, 1/n² 1/m² तक इंटीग्रल कर रहे हैं हम, अंदर बचा 1/√t माइनस m dt, और लास्ट क्या है, ये भी 1/√t है, ये भी 1/√t है, दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 0 बचा इनसाइड, 0 का इंटीग्रल क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल करो, n माइनस एम बाहर है ऑलरेडी, dt का इंटीग्रल होता है t में अपर लिमिट पुट करेंगे 1/n², लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0। इस इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एक बार 1/√t के ऊपर और एक बार m के ऊपर, तो 1/√t का इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा, t⁻1/2 अपॉन 1/2 यही आएगा, और इसमें पुट करोगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है 1/n², अपर लिमिट है 1/m², माइनस 1/m, माइनस m हमारा कांस्टेंट है तो m इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, इनसाइड क्या बचेगा, केवल इंटीग्रल ऑफ dt का इंटीग्रल क्या होता है t, और वैल्यू पुट करोगे 1/n² से 1/m² तक, क्या आई वैल्यू, n माइनस एम 1/n² प्लस ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/m² का रूट, t को जैसे ही t की जगह मैं 1/m² पुट करूँगी तो यानी कि 1/m² का रूट, 1/m² का रूट क्या होगा, 1/m, और 1/n² का रूट क्या होगा, 1/n। ठीक है, माइनस m बाहर है, एक बार 1/m² पुट करोगे और एक बार 1/n² पुट करोगे। अब इन ब्रैकेट्स को खोलोगे तो n/n² क्या बचेगा, 1/n माइनस m/n² एज इट इज, प्लस 2/m माइनस 2/m m/m² यानी कि 1/m और माइनस माइनस प्लस m/n²।
m/n² पॉजिटिव का, m/n² नेगेटिव का, 2/m पॉजिटिव का, 2/m नेगेटिव का, बचा क्या 1/n माइनस 1/m, जहाँ पे n और m जो हैं वो इन्फिनिटी को टेंड करेंगे जैसे ही, तो ये पूरी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 0 की तरफ चली जाएगी। तो यानी कि जो आपका नॉर्म है, नॉर्म xn माइनस xm जो है ये 0 की तरफ टेंड करेगा एज nm टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या दिखा दिया कि डिस्टेंस बिटवीन xn एंड xm टेंड्स टू 0 एज n एंड m टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या हो गई, कॉची सीक्वेंस हो गई। अब हमें क्या शो करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि अगर पॉसिबल है, लेट इफ पॉसिबल, कि कोई ना कोई एक ऐसा x एग्जिस्ट कर रहा है C01 में सच दैट कि इस सीक्वेंस की लिमिट वो x है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि डिस्टेंस बिटवीन xn एंड x टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो xn और x, इस सीक्वेंस का और इस लिमिट का जो डिस्टेंस होगा वो 0 को टेंड करना चाहिए। तो हम लोगों ने वही लिखा है। इस नॉर्म को ओपन अप करा तो 0 से 1 तक डिस्टेंस बिटवीन xn t माइनस xt dt टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करें, एक बार 0 से 1/n² तक और एक बार 1/n² से 1 तक। 1/0 से लेकर के 1/n² तक एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे ही n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये जो इंटीग्रल है इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो कोइंसाइड कर जाएगी, यानी कि ये पूरा इंटीग्रल तो रहेगा ही नहीं, 0 ही हो जाएगा एक तरीके से। और ये जो दूसरा इंटीग्रल है इसको 0 होने के लिए क्या चाहिए कि इसका इंटीग्रेंड 0 हो जाए, क्योंकि अगर इंटीग्रेंड 0 नहीं हुआ तो यहाँ पे है क्या, अगर इंटीग्रेंड 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर इंटीग्रेंड कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू हो गई तो 1/√t के यहाँ होने से t कहीं ना कहीं पिक्चर में रहेगा और उसके वजह से n पिक्चर में रहेगा। तो अगर इसको 0 करना है तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये पूरा इंटीग्रेंड 0 हो जाए, यानी कि xt हमारा 0 हो जाए और xt हमारा 1/√t के इक्वल हो जाए। तो वही हम लोगों ने डिफाइन करा है कि x की जो पॉसिबल डेफिनेशन हो सकती है वो क्या हो सकती है कि t जब भी 0 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है और 1 के बीच में है तो इसकी वैल्यू होगी 1/√t, और जब t इज़ इक्वल टू 0 है तो 0 इसकी वैल्यू होगी। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी 0 पे जो वैल्यू है वो 0 है और जैसे ही हम 0 से आगे आ रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या है 1/√t। t इज़ इक्वल टू 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। आपको पता है 1/√t, 1/√t वाला जो फंक्शन होगा एज t अप्रोचेस टू 0, जैसे t 0 की तरफ टेंड करेगा तो ये कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ, यानी कि ये एक इसकी लिमिट 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती। 0 पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी तो फंक्शन कंटिन्यूस कैसे हो सकता है, तो यानी कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है यानी कि C01 में बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी अजम्पशन थी कि x जो है ये इसकी लिमिट है, ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि ये xn जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है C01 में, और इसीलिए C01 विद दिस नॉर्म 1 इज़ नॉट अ बानाक स्पेस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।